स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और जैसे लास्ट वाली वीडियो में हमने वैद्युत धारिता वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ था, आज ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत चालन से। नोट्स पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, काफ़ी सारा सिलेबस उसमें ऐड है और इसमें से कुछ पाठ्यक्रम संशोधित किया गया, तो इसमें मैं केवल वही पढ़ाऊँगा जो आपके इस समय पाठ्यक्रम में है। तो पहला पॉइंट इसमें सभी लोग आप लिखिएगा, वैद्युत धारा हेडिंग डाल दीजिएगा इसी तरह से जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट या वैद्युत धारा से हम कहते हैं, तो इसमें अगर कहा जाए तो वैद्युत धारा की परिभाषा आप यहाँ से नोट करेंगे कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और ये कैसी राशि है? एक सदिश अदिश राशि है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें अगर मान लिया जाए कि किसी परपथ में क्यू आवेश है और क्यू आवेश जो है वो टी समय में प्रभावित हो रहा है, तो वैद्युत धारा की जो परिभाषा है कि प्रति एकांक समय में कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम वैद्युत धारा करना, फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होगा। तो यहाँ से I बराबर क्यू अपॉन टी से आप यहाँ पर मात्रक किसका लिख सकते हैं? क्यू से आवेश का मात्रक कूलाम बनता है और टी का बनेगा सेकंड, तो यहाँ से मात्रक आप लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड, या फिर एक सीधा एम्पियर जो उसकी मूल मात्रक भी है, क्योंकि वैद्युत धारा एक आपकी मूल राशि भी है। और इसी तरह से इसका जो मात्रक यूज़ किया जाएगा वो आपका लिया जाएगा एम्पियर, ठीक है। और इसका डायमेंशन जो विमित सूत्र होगा वो उसको हम दिखाते हैं कैपिटल ए से। तो ये जानकारी थी पॉइंट 1 में आपके पास में, तो सभी लोग इसको नोट कीजिएगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, विद्युत चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में आपको यही बताया गया है कि किसी भी चालक के अंदर जो चालकता है वो किस कारण से होती है, तो उसका लिए जो मुख्य कारण है वो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। होता यही है कि प्रत्येक परमाणु छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें ये गलत लिख दिया है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे कि प्रत्येक परमाणु छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, इसको आप काटिएगा। यहाँ लिखिएगा प्रत्येक परमाणु या छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। आइए बात करते हैं परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में जैसे आप जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके चारों तरफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होती हैं, बाहरी कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं होती हैं। और इन इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। तो होता क्या है कि वे कक्षाएं जो नाभिक के पास में हैं, ठीक है ना, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वे नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। बंधे का मतलब ये नहीं होगा कि वो रुक जाते हैं, ठीक है ना, वो लगातार घूमते हुए भी उसके साथ में एक फोर्स को फील करते हैं। और इसी तरह से जैसे जैसे कक्षाएं दूर होती जाती हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल भी कम होता जाता है, क्योंकि सभी लोग जानते हो आप लोग कि प्रोटॉन के ऊपर जो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप समझेंगे कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, उस अट्रैक्शन के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बंधी हुई कक्षाओं में रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। अब अगर इनके सबसे बाहर वाली ऑर्बिट की बात की जाए और इस बाहर वाली ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा हो और एक अगर इसको बाहर से कहीं से ऊर्जा मिल जाए, तो क्या करेगा, ये इस परमाणु को छोड़कर इससे अलग हो जाएगा और उस पदार्थ के भीतर घूमने लगेगा, ठीक है, विचरण करने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्री हो जाएगा। तो फ्री, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जो आया वो यहीं से आया है कि जब जो नाभिक से दूर वाली कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम आकर्षण बल से कैसे होते हैं, बंधे रहते हैं, ठीक है ना। जब इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है, परमाणु से अलग होकर पूरे पदार्थ में अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। रूप और बढ़ा लीजिएगा, अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आपके क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट ये भी आया कि वे पदार्थ जिनमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वो उतना अधिक चालक होगा। बात की जाए सबसे अधिक कंडक्टिव पदार्थ के बारे में, तो वो लिया जाता है आपका सिल्वर, ठीक है, यानी चांदी। चांदी आपका सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ माना गया है, ठीक है। वैसे तो सभी मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द आपका जो चांदी है, सिल्वर है, इट इज़ द टू मच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर यही है, तो उसको आप लिख लीजिएगा सेकंड वाले पॉइंट में। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ऊपर वाले सेंटेंस में आप लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, पदार्थ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे पदार्थ, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ सबस्टेंस, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो ठीक है। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। तो संशोधन करिए, इसमें लिख लीजिएगा
चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड वाला आते हैं। थर्ड वाला है आपका माध्य मुक्त पथ। तो ठीक है, तो माध्य मुक्त पथ को पढ़ने से पहले एक डायग्राम को आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी चालक पदार्थ को और इस चालक पदार्थ के टर्मिनल्स को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैटरी। ठीक है, यहाँ पर आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो आपने एक सेल बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी और सेल में क्या अंतर है उसके लिए आप समझेंगे। द नंबर ऑफ सेल मेक्स द बैटरी, कई सारे सेल मिलकर एक बैटरी को बनाते हैं। और यहाँ पर हमने एक की लगाई जिसकी सहायता से हम इस सर्किट को ऑन या ऑफ करेंगे। अगर आपने इसके अंदर डॉट लगा दिया तो उसका सीधा मतलब है कि आप यहाँ पर इसको कंडक्टिव कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इसमें आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो परमाणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होगा। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे और इस तरफ आगे चलने लगेंगे। ठीक है ना। ठीक उसी तरह समय यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के आएगा और यहाँ पर एंटर करेगा। अब अगर ये जो चलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि उनका रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पर और भी इलेक्ट्रॉन्स उनको मिलेंगे। अब उन इलेक्ट्रॉन के साथ में उनकी क्या होगी, टक्कर होगी, उनके साथ उनका कॉलिजन हुआ। ठीक है, और कॉलिजन करते समय आपकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि लगातार दो उत्तरोत्तर टक्कर, ठीक है, यानी दो क्रमागत टक्कर, एक के बाद दूसरी टक्कर। ठीक है, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस वो चलेगा उस डिस्टेंस का आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। और इसी माध्य को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों से टकराते हैं तथा प्रत्येक टक्कर के बाद उनकी गति की दिशा बदल जाती है। तो इस प्रकार जो डेफिनेशन है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो माध्य दूरी है उसे इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है ना। फोर्थ वाले में आते हैं श्रांतिकाल। श्रांतिकाल का मतलब है उस टक्कर के जो टक्करें हुई हैं, दो क्रमागत टक्कर जो हुई हैं उनके बीच में लगा समय कितना है। ठीक है, तो यहाँ समय की भी काउंटिंग है, तो समय अंतराल को ही श्रांतिकाल कहते हैं। तो किसी माध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के माध्य समय अंतराल को, ठीक है, श्रांतिकाल कहेंगे। उसे किससे दिखाते हैं, आप इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा इस समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तरंग दैर्ध्य से कंसीडर ना करिएगा। तो यहाँ पर आप इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अनुगमन वेग में आते हैं। तो जैसे बताया था, धातु के तार को जब हम बैटरी के सिरों से अटैच करेंगे तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो उन्हें तार की लंबाई की दिशा में हाई पोटेंशियल वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करेगा। यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो जिस वेग से वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे उसको अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप सभी के समझ में आया और इसको दिखाएंगे वी से दिखाएंगे। ठीक है ना, वी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वी आपका क्लियर हुआ, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। थर्ड वाली चैप्टर है, ज़्यादा कुछ डेरिवेशन इसमें है नहीं, तो इसको लिए मैंने यही सोचा कि जो नोट्स हैं बच्चों के बनाए हुए उन्हीं के द्वारा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो यहाँ पर अगला वाला पॉइंट आपके लिए देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन के अवनमन वेग नहीं, वो अनुगमन वेग, बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो भी मुझे नोट्स बनाकर इसकी अच्छी अच्छी राइटिंग में सेंड करें वो इन सभी को संशोधित कीजिएगा। भाई ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन के अवनमन नहीं, अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा धारा में संबंध बताया गया। तो आप इसको हेडिंग डालिएगा, अगला 6 नंबर की आपकी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम फिर से बनाया जाए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये हुआ एक चालक तार जिसका क्षेत्रफल है, एरिया कह दीजिए ए है। ठीक है, एक समान अनुपात क्षेत्रफल ए है और इसकी लेंथ है एल के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हमने इसको किसी बैटरी या सेल से अटैच किया तो क्या हुआ, हाई पोटेंशियल की ओर एक फोर्स लगने लगेगा और इलेक्ट्रॉन धनावेशित सिरे की ओर आकर्षित होने लगेंगे। ठीक है, ये बात चल रही है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ गति कर रहे हैं। अब उसी चीज़ को लिख लीजिए कि तो माना किसी चालक तार के सिरे को बैटरी से जोड़ा जाता है तो तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की है, इसका प्रति एकांक आयतन अगर टोटल आयतन निकाला जाए तो क्या होगा, आपका एरिया और लंबाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ए इंटू एल आपका किसके बराबर हो जाएगा, आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रति एकांक आयतन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। अगर पूरे आयतन में, पूरे चालक तार में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो ए उसके आयतन में मल्टीप्लाई कर दीजिए n का, तो वहाँ से आपको टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तथा तार के प्रति अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वी डी हो तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, कैपिटल एन से दिखाया है, तो आयतन में मल्टीप्लाई कर दीजिए एन का, जैसे मैंने बताया।
अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देख, जैसे आप वैसे मैंने बताया कि एल की जगह वी डी कैसे आया उसको देखिए ज़रा। डायग्राम में जो आपने बनाया था कि यहाँ पर वी डी का जो सूत्र लगाते हैं, वी डी इक्वल्स टू किसके होता है, 4 बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो एल अपॉन टी, ज़रा देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन इस सिरे से चला है ना, इस सिरे से उसने चला और टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में वो यहाँ पहुँच गया। तो अब यहाँ पर पहुँचने पर उसकी टी बराबर आप जब 1 सेकेंड रख देंगे तो एल का मान किसके बराबर हो जाएगा, वी डी के बराबर हो जाएगा। इसीलिए जो आयतन कहा गया है ए इंटू एल के प्लेस पर एल की जगह उसने क्या ले लिया है, वी डी ले लिया है, बस ये है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसको कि ए इंटू वी डी, ठीक है। तो वी डी क्यों लिया गया उसका कारण मैंने आपको बता दिया। इंटू एन कीजिएगा, तो यहाँ से ये आ गया आपके पास में 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न आवेश कितना होगा, तो आवेश के लिए सूत्र बराबर वही होता है आपका Q बराबर N इंटू ई, ठीक है। ई आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। तो N की जगह पर ये पूरा मान लगाया, A इंटू वी डी, और ई का उसके साथ में मल्टीप्लाई करके इस समीकरण 1 से मान आपके पास में ये आ गया। इसके बाद में ये तो टी प्रति एकांक सेकंड के लिए निकाला गया था। अगर आपको निकालना है टोटल टी सेकंड में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो यहाँ पर ठीक है ना, टी का मल्टीप्लाई भाई 1 सेकंड में इतना चलता है तो 2 सेकंड में करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 सेकंड में चलता है 3 का मल्टीप्लाई कर दो, टी सेकंड का अगर पता करना है तो टी का मल्टीप्लाई कर दो। वही यहाँ पर किया गया, यानी इस पूरे फैक्टर में टी का मल्टीप्लाई और कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद इस आवेश के कारण कितनी विद्युत धारा बहेगी, तो फिर से फंडामेंटल फार्मूला आपका वही आ जाता है कि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और क्यू अपॉन टी में क्यू का पूरा मान आप ये लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला लगाएंगे टी वाला, और टी से उसमें क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। कुल मिला के ये है कि ऊपर वाला टी और नीचे वाला टी एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और जो आपके पास बचेगा आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एन ई ए वी डी, ठीक है। यही जो फार्मूला है ये आपको वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और धारा में संबंध को दिखाना, ठीक है। तो अभी आज एक पॉइंट और ले लेते हैं, 7 तक ले लेते हैं। धारा घनत्व की परिभाषा और लेते हैं, धारा घनत्व पढ़ा के फिर बंद करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मंडे को स्टार्ट करेंगे। कल आपका टेस्ट लिया जाएगा, सभी स्टूडेंटों से कहना है कल जितने भी चैप्टर, मैंने 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं, तो उन सभी चैप्टर का कल आपका टेस्ट है, ठीक है। मैं फॉर्मेट सेंड करूँगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इसलिए इसकी सूचना आप ग्रुप पर और सेंड कर देंगे, तो सभी लोग तैयार रहिए। 7th में आइए, धारा घनत्व की परिभाषा लेते हैं। धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी विद्युत धारा बह रही है, ठीक है ना। तो इसी परिभाषा को देख लीजिएगा कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व या करंट डेंसिटी कहते हैं। और ये कैसी राशि है, आपकी सदिश राशि है। इसको किससे आप दिखाते हैं, आप इसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे, जे इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और जे इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो एरिया जो है आपका सदिश राशि है, तो यहाँ से इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हुआ। और डायमेंशंस की बात करें तो विद्युत धारा के लिए आप ए यूज़ करेंगे और क्षेत्रफल के लिए यूज़ करेंगे एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका डायमेंशंस आएगा आपके पास में ए एल माइनस 2 मिलेगा। तो ये इस तरीके से आपको प्राप्त हुआ। तो ये था धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व का आज रुकते हैं, आज यहीं तक पढ़ेंगे और उसके बाद कल का मतलब वही मंडे से नेक्स्ट पॉइंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।